इसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। इसकी शादी करवा दो। शादी के बाद ये साया इसके पति पर चला जाएगा, जिससे वो मर जाएगा, पर ये बच जाएगी। ये आप कैसे अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं बाबा? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो कौन भला मरने के लिए शादी करेगा नंदिनी के साथ? पैसे से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और आपके पास तो कितना पैसा है। देश के सबसे पावरफुल जिंदल परिवार की इकलौती बेटी नंदिनी को देश विदेश के डॉक्टर्स भी नहीं बचा पा रहे थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब एक तांत्रिक की सलाह मानकर जिंदल परिवार ने पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी नंदिनी से शादी करने को तैयार होगा, उसे इनाम में मोटे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस, इस शादी के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सबको पता था कि जो भी नंदिनी से शादी करेगा, उसकी मौत पक्की है। अविनाश जिंदल ने तो कीमत दोगुनी करने का भी ऐलान कर दिया, पर फिर भी कोई नंदिनी से शादी करने को तैयार नहीं था। अविनाश जिंदल की एक खोज तब पूरी हुई जब अजय नाम का एक लड़का उनके जिंदल मेंशन पहुंचा। जी, मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम शादी के बाद मर भी सकते हो। जी, मुझे सब पता है, लेकिन मैं फिर भी तैयार हूँ। मिस्टर अविनाश जिंदल जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। ठीक है, जल्दी शादी करवाओ। वैसे भी ये गांव के छोटे से किसान का बेटा है, इसकी जान की क्या कीमत। इसके माँ बाप को थोड़े बहुत पैसे भेज देना, खुश हो जाएंगी। मेरी बेटी ठीक हो जाए बस। बेशक मिस्टर अविनाश जिंदल इस शादी को लेकर काफी जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन नंदिनी अजय का इस शादी के लिए हाँ करने का कारण जानना चाहती थी। इसलिए उसने अजय को बुलाकर पूछा, तुम जानते हो ना कि मुझसे शादी करके तुम मर भी सकते हो, फिर तुम क्यों पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? नहीं, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बल्कि आपसे शादी करने की एक खास वजह है। अजय ने नंदिनी को इस शादी की एक खास वजह बताई, जिसे सुनकर नंदिनी भी हैरान हो गई। जल्द ही अजय ने नंदिनी से शादी भी कर ली और नंदिनी धीरे धीरे ठीक होने लगी। पर अजय के हाथ सिर्फ जिल्लत आई। अब नंदिनी के नौकर भी उसे ताने मारने लगे थे। ये गाँव का गवार हमारी नंदिनी मैडम का पति बनने के लायक ही नहीं था। मेरा पति ऐसा निठल्ला होता तो मैं भी बाहर चक्कर चलाती, तभी नंदिनी मैडम के बेटी के साथ होती है। नंदिनी की तबीयत ठीक होते ही अजय की इज्जत जिंदल परिवार में और भी कम होती गई। अब वो सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगा और नौकरों वाला खाना खाने लगा। शादी के महीनों बीत जाने के बाद भी उसने नंदिनी को हाथ तक नहीं लगाया था, और अब वो नंदिनी की तरह ही बीमार रहने लगा था। उसे 3 टाइम की जगह 1 टाइम का खाना दो। वो मर जाएगा तभी मेरी बेटी ठीक हो पाएगी। जिंदगी और मौत के बीच झूलता अजय अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मेरी सांसें उल्टी क्यों चल रही है? लगता है मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ और नंदिनी के साथ जीना चाहता हूँ। थोड़ी देर में अजय ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। उसकी सांसें बंद होते देख पूरे जिंदल परिवार में मिठाई बंटवा दी गई। उसकी डेड बॉडी को छूने तक कोई नहीं आया। तभी अचानक काफी तेज बिजली चमकी और एक रोशनी अजय के शरीर में जाकर समा गई, और फिर एक चमत्कार हुआ जिससे अजय की सांसें वापस चलने लगी। अजय उठकर बैठ गया। उसे जिंदा देखकर नौकरों में हड़कंप मच गया। अजय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद से जागा हो। तभी किसी ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर उसने शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कौन है आप, और इस तरह मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तभी एक मीठी सी आवाज अजय के कानों में पड़ी। तुमने मुझे नहीं पहचाना अजय? मैं तुम्हारी पत्नी नंदिनी। और किस तरह से आना चाहिए था मुझे यहाँ? अजय ने चौंक कर दोबारा नंदिनी की ओर देखा, जो इस वक्त उसको साड़ी में दिखाई दे रही थी। ये क्या हुआ था मेरे साथ? पहली बार तो मैं नंदिनी को कपड़ों के पार देख पा रहा था, पर अब मुझे वो पूरे कपड़ों में दिखाई दे रही है। ये मेरा वहम था या कुछ और मैं ये कहाँ पर हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ अजय इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, वहीं नंदिनी ने जैसे ही अजय को देखा, उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गईं, और वो मन ही मन सोचने लगी, अभी का अजय और पहले वाला अजय कितने अलग लग रहे हैं। यही अजय पहले कितना कमजोर लग रहा था और अब उतना ही स्ट्रांग लग रहा है। ये बातें भी काफी अजीब कर रहा है। अजय भी काफी कंफ्यूज मन ही मन सोचने लगा, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है, जबकि मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। अभी अजय सोच ही रहा था कि नंदिनी ने फिर से कहा, आई एम रियली सॉरी, कुछ सुबह सुबह डिस्टर्ब किया।
वो दरअसल आपकी तसल्ली के लिए आपका चेकअप डॉक्टर से करवाना चाहती थी। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। इससे पहले कि अजय कुछ बोलता, वहां पर जिंदल परिवार के फैमिली डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने अजय का अच्छे से चेकअप किया और काफी हैरान होकर बोले, मुझे ये देखकर काफी हैरानी हो रही है कि जिन्हें कल तक देखकर मैंने खुद ये कहा था कि ये आज की रात नहीं काट पाएंगे, वो अब पूरी तरह से ठीक है और एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक रात में सब कुछ कैसे बदल गया? डॉक्टर काफी हैरान थे और चेकअप करके जा चुके थे। अजय के ठीक होने की बात पूरे मेंशन में फैल गई और हर कोई उसे ठीक देखकर हैरान था। वहीं नंदिनी अभी भी अजय के रूम में बैठी उससे बातें कर रही थी। वैसे अच्छा ही है जो आप ठीक हो गए, नहीं तो मेरे मन में हमेशा ये मलाल रहता कि मेरी वजह से आपकी जान चली गई। इतना कहकर नंदिनी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कुछ कहना चाहती थी। ये देखकर अजय ने ही पूछ लिया, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? बताइए ना, क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? अजय नंदिनी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। नंदिनी ने इधर उधर देखते हुए बोलना शुरू किया, मैं इस बात के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी कि आपकी वजह से मेरी जान बची, और जब आप ठीक हो गए हैं तो मेरे मन से भी बोझ उतर गया है। ये बोलकर नंदिनी वहां से चली गई। अजय कुछ समझ नहीं पा रहा था और वहीं खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आईने पर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मैं इतना कैसे बदल सकता हूँ? मेरा चेहरा तो जला हुआ था ना, फिर मैं इतना ज्यादा सुंदर कैसे हो गया? क्या मैं अभी किसी और की बॉडी में हूँ? हाँ, शायद किसी अजय नाम की बॉडी है, इसीलिए ये सब मुझे अजय कहकर बुला रहे हैं। लगता है मेरी रियलिटी कोई नहीं जानता। कोई है यहाँ पर? कोई है क्या? हाँ बोलिए ना, बताइए क्या हुआ? नंदिनी मैडम ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? भगवान के खातिर अंदर अपने कमरे में चलिए, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुम्हें मुझ में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? मुझे बताओ ना, आखिर ऐसा क्या हुआ है? सब कह रहे हैं कि मैं मरने वाला था, तो मैं अचानक ठीक कैसे हुआ? मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ आकर अपने बिस्तर पर बैठिए, फिर मैं आपको सब बताऊंगा। जब से अजय फिर से जिंदा हुआ था, तब से नंदिनी के कहने पर केयरटेकर मोहन अब सर्वेंट क्वार्टर्स में अजय का ध्यान रखने लगा था। जहां बाकी लोग अभी भी अजय से नफरत करते थे, वहीं मोहन उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रख रहा था। आपका बचना तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल रात आपने अपनी आखिरी सांस ली थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप फिर से जिंदा हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा सच में हुआ था? आपको मेरी बातें झूठी जरूर लग सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है। आपको तो भगवान ने दूसरा जीवन दिया है। मुझे अब बस इतना जानना है कि मैं यहाँ कब और कैसे आया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? और ये नंदिनी मुझे अपना पति क्यों कह रही थी? आप तो जिंदल परिवार के इकलौते दामाद हो। आपको ये तो याद होगा कि नंदिनी मैडम और आपकी शादी 1 साल पहले हुई थी। आपसे शादी करने के बाद ही तो नंदिनी मैडम की जान बच पाई है। आप तो इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। केयरटेकर ने अजय को कुछ बातें बताईं और फिर अजय के लिए नाश्ता लेने चला गया। अजय को आज बहुत ताकतवर और कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। हालांकि उसे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। वो कहीं ना कहीं से सब कुछ जोड़कर कहानी पूरी करने की कोशिश कर रहा था। उधर नंदिनी अजय से मिलकर सीधा जिंदल मेंशन जा रही थी कि तभी उसके डैड ने उसे बुलाया। नंदिनी, कहाँ गई थी बेटा? इधर आओ मेरे पास। आज काफी खुश लग रही हो, क्या बात है? अपने डैड से भी शेयर करो। वो डैड, वो मैं अजय से मिलने गई थी। वो एक्चुअली मैं चाहती थी कि एक बार उससे मिलकर थैंक यू कह दूं, तो इसीलिए वहां गई थी। मैंने ठीक किया ना डैड? बेटा यहाँ आओ, मेरे सामने आकर बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नंदिनी अपने डैड के पास आकर बैठ गई। नंदिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए मिस्टर अविनाश जिंदल ने कहा, बेटा आज तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी। उस लड़के से अब हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो बच गया, ये एक अच्छी बात है। कुछ पैसे देकर उसे फिर से घर भिजवा दूंगा और फिर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूंगा। डैड लेकिन बेटा ये इफ बट सब छोड़ दो। अपने डैड पर विश्वास करती हो ना? बस अब थोड़ा सा स्माइल करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुछ ही देर में विराट तुमसे मिलने आ रहा है।
तुम्हारे लिए विराट ही राइट चॉइस है। यस डैड, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप मेरे लिए कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अजय। नंदिनी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई और अपने रूम में चली गई। उसके जाते ही अविनाश जिंदल ने किसी को कॉल किया। उधर अजय अभी कुछ समझ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक औरत और आदमी आए। वो औरत जोर जोर से रोते हुए बोली, हाँ, हाँ, यही है वो जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, और सिर्फ मेरे ही साथ नहीं बल्कि इनके साथ भी। अजय घबरा कर उठा और उन दोनों को देखने लगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले एक दूसरी लड़की भी आ गई। हाँ, दीदी सही कह रही है, ये आदमी नहीं बल्कि जिंदा भेड़िया है जो औरतों को नोचता है और फिर भोले बनने का नाटक करता है। ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो आप दोनों को जानता भी नहीं हूँ। मुफ्त में खाने को मिलता है तो आदमी हरामखोर हो ही जाता है। बहुत आराम कर लिया तूने जमाई राजा। अब जल्दी से अपना सामान पैक कर और यहाँ से रफू चक्कर हो जा। मैंने कुछ नहीं किया। ये औरत झूठ बोल रही है। मैं तो यहाँ का दामाद हूँ ना, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा? आप मेरी पत्नी को बुलाओ, वो अभी भी यहाँ से गई है। मुझे मोहन ने बताया कि मेरी उनसे शादी हुई थी। शादी? ऐसी शादी? ओ, वो शादी। उसके पेपर पर तो तभी अंगूठा लगवा लिया था जब तू मरने वाला था। अब सीधी तरह से अपना सामान उठा और यहाँ से निकल, वरना ऐसे ऐसे केस तेरे ऊपर लगाएंगे कि पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। सभी लोग जानते थे कि अजय निर्दोष था, लेकिन अविनाश जिंदल का ऑर्डर था कि अजय को जल्द से जल्द मेंशन से बाहर निकाल दिया जाए। मुझे एक बार नंदिनी से मिलना है। नंदिनी मैडम से मिलना है? रुक, अभी मिलवाता हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अपनी गंदी जुबान से मैडम का नाम लिया तो यहीं गाड़ दूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े क्यों गिरा रहे हैं? जिस घर को अपना कहता है वहीं चोरी करता है। ये 10 लाख रुपए यहाँ कैसे आए? बोल, अब है कोई जवाब? अगर अब तू नहीं गया ना तो इससे भी बड़ा कुछ सोच रखा है मैंने तेरे लिए। अजय समझ गया था कि अब वो उसे यहाँ टिकने नहीं देगा। वो नहीं जानता था कि अब वो कहाँ जाएगा। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने मोहन को आखिरी बार नंदिनी को फोन करने के लिए कहा। मैडम, वो अजय जा रहा है, क्या आप एक बार यहाँ आ सकती हैं? नहीं मोहन, मैं अब वहाँ नहीं आ सकती हूँ। डैड ने मुझे कहा था कि वो सब देख लेंगे। जी मैडम। नंदिनी को ये पता नहीं था कि अजय को वहाँ से इतना जलील करके निकाला जा रहा था और उसके डैड ने उससे झूठे वादे किए थे। क्या कहा नंदिनी ने? मैडम यहाँ नहीं आ सकती है। चल अब निकल यहाँ से। अजय अपना बैग लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक बॉडीगार्ड को एक फोन आया, जिसके बाद वो अजय को घूरने लगा। लगता है आज तेरा दिन अच्छा है। मालिक ने तुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुझे यहाँ से बाहर फेंकूंगा। बॉडीगार्ड खान वहाँ से चला गया और मोहन अजय को उसके कमरे में वापस लेकर चला गया। तभी अचानक उसे कुछ याद आने लगा और वो चक्कर खाकर गिर गया। होश आते ही वो चिल्लाते हुए उठा, मैं तो रोहन हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो मर चुका हूँ। इस वक्त रोहन अजय की बॉडी में काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो किसी दूसरी बॉडी में है। वो बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था और इसी बेचैनी में वो शाम के वक्त अपने कमरे से बाहर आ गया। तभी उसे सामने से कुछ औरतें आती दिखाई दी। एक पल के लिए वो चौंक गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर घबराता हुआ खुद से बातें करने लगा। ये मैं अभी क्या देख रहा था? मुझे इन औरतों के कपड़ों के आर पार कैसे दिखाई दे सकता है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये मेरा वहम था या सच्चाई? एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अजय ने दोबारा सामने से आती औरतों की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसे सब नॉर्मल नजर आया। वो खुद से ही सवाल जवाब करने लगा। पता नहीं वहम है ये सब या फिर सच में मुझे कोई पावर मिल गई है। मैं सामने वाले इंसान के कपड़ों के आर पार भी देख सकता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो है कि जब मैं सामने पहली बार देखता हूँ तभी मुझे ऐसे दिखाई देता है, और अगर दूसरी तरफ देखने के बाद देखूं तो ऐसा कुछ नहीं होता और मुझे सब नॉर्मल दिखाई देने लगता है। अजय खुद से बातें करता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि थोड़ा आगे जाने के बाद उसे सामने से नंदिनी आती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार उसे नंदिनी पूरी तरह नॉर्मल दिखाई दी। इस बार नंदिनी को देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या शायद मैं फिलहाल अपनी पावर को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ।
अजय ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी नंदिनी उसके पास आई। क्या हुआ अजय, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काफी परेशान लग रहे हो। नंदिनी की आवाज सुनकर अजय अपने ख्यालों से बाहर आया। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, बस इतने में आप आ गई। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो सकती है। अजय और नंदिनी वापस अजय के कमरे में चले गए और नंदिनी वहीं अजय के पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे को काफी प्यार से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या बात करें। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और दरवाजा तेजी से हिलने लगा। लगता है तूफान आया है और तुम्हारे कमरे का दरवाजा भी काफी कमजोर है, कहीं हवा से टूट ना जाए। मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। नंदिनी उठी और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया और वापस अजय के पास आकर बैठ गई। तभी उसे कुछ ख्याल आया। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, जब तुम बीमार थे तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा पाती। इसलिए मुझे लगता है कि अब जब तुम ठीक हो चुके हो तो तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए। अजय नंदिनी को देखे जा रहा था। उसके मन में नंदिनी को लेकर कई तरह के विचार चल रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था, ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे सामने बैठी हो और मैं कितना लकी हूँ जो ये मेरी वाइफ है। मुझे यकीन नहीं होता अपनी किस्मत पर। अभी नंदिनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि अजय लगातार उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। आज से पहले उसने अजय को ऐसे घूरते नहीं देखा था, इसलिए उसे काफी अजीब लग रहा था। क्या हुआ अजय, तुम किस सोच में डूबे हो? मैं यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ और तुम हो कि पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। नंदिनी की बातें सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। वो मैं ये सोच रहा था कि तुम। अभी अजय की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई। अजय ने चौंक कर अपने रूम की खिड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खिड़की का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा हुआ था और उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था जो देखने में काफी हैंडसम था और उसकी बॉडी भी काफी डैशिंग थी। इससे पहले कि अजय कुछ बोलता, वो लड़का तेजी से उसके पास आया। क्या हुआ? तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? तुम्हारे रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था और मैं दरवाजा खुलने का वेट नहीं कर सकता था, तो बस खिड़की से ऐसे अंदर आ गया। और वैसे भी मुझे तुमको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी जिसे सुनकर तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। अजय उस लड़के को नहीं जानता था, लेकिन उसे पहचानने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी नंदिनी ने उस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया। वो अजय, तुम तो पहले ही काफी बातें भूल चुके हो और तुम्हें देखकर साफ लग रहा है कि तुम इनको नहीं पहचान पाओगे। ये मेरे बचपन के दोस्त विराट हैं। अभी नंदिनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विराट बीच में ही बोल पड़ा। तुम इसे सब साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्यों बेचारे से सच्चाई छिपाती हो? नंदिनी के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। बोलो नंदिनी, आखिर क्या सच्चाई छुपा रही हो तुम? जो भी है तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। मैं सच्चाई सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अजय नंदिनी से सवाल पर सवाल कर रहा था, लेकिन नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूँ, बात यह है कि नंदिनी अब तुमसे डाइवोर्स लेकर अलग होना चाहती है, क्योंकि नंदिनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। जैसे ही अजय को डाइवोर्स का पता चला, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और नंदिनी की तरफ प्यार से देखने लगा। अब तुम इस अजय के बारे में सोचना बंद करो और जो मैं यहाँ कहने आया हूँ वो ध्यान से सुनो। हमें जल्दी कोई फैसला लेना होगा। कपूर फैमिली बड़ी हवेली में शादी करने की बात कर रही है। अगर एक बार प्रिया और आरव की शादी हो गई तो फिर हमारी शादी की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो विराट। वैसे भी प्रिया किसी भी तरह से मुझसे कम नहीं है। वो मुझे बराबर की ही टक्कर देती आई है हमेशा। वो वाकई में उसके बारे में आज तक लोगों के मुंह से जो सुना था वो बिल्कुल सही है। वो दिखने में जितनी खूबसूरत है, लड़ने में भी उतनी खूंखार। हाँ, उस प्रिया को खुद पर बहुत नाज है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो हमारी पार्टी में शामिल नहीं होगी। बात तो सही है। उसका खानदान बरसों से एक रईस और इज्जतदार खानदान रहा है। इतना कहकर विराट रुक गया और फिर फुसफुसाया। वैसे जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो बहुत ही खास बात है। इस बारे में किसी को बताना मत। तुम्हें इस बात के लिए जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। जब विराट और नंदिनी वहां से चले गए तब अजय के दिमाग में और बहुत सी बातें चलने लगीं। तभी वो आंखें बंद करके लेट गया और वहां पर 2 मेड आकर रूम की सफाई करने लगीं। सफाई करते वक्त दोनों आपस में बातें कर रही थीं, जो अजय आंखें बंद करके सुन रहा था। इसको देखकर लग रहा था कि मर चुका है,
लेकिन ये तो फिर से जिंदा हो गया। चलो देखा जाए तो ये अच्छा भी है, कम से कम इसका परिवार तो खुश हो जाएगा। हाँ, सुनने में तो ये भी आया है कि इसके माँ बाप भी काफी परेशान रहते हैं। उन्हें इसकी काफी चिंता है। उन्हें लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए इसने नंदिनी से शादी की। वैसे भी एक नॉर्मल लड़का कभी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिससे शादी करने के बाद उसकी खुद की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अजय खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहा था और काफी हद तक उसे अब समझ आ भी चुका था कि जिसकी बॉडी में वो है उसके साथ क्या हुआ था। उनके जाने के बाद वो खुद से बोला, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। जिसकी बॉडी में इस वक्त मैं हूँ उसमें उसकी पत्नी की सारी इविल एनर्जी ट्रांसफर हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लग गया था और फिर मर गया। तो वहीं दूसरी तरफ मेरी भी डेथ हो गई और मैं अजय की बॉडी में आ गया। फाइनली अब मुझे अजय की लाइफ जीनी है, अजय बनकर। बेशक अजय को सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन उसके लिए यहाँ रहना अब इतना आसान नहीं था। नंदिनी के मंगेतर विराट ने उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। उसने अजय से डाइवोर्स पेपर्स पर साइन तक करवा लिए थे और इसी वजह से अजय के पास वहां से जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे बार बार विराट की बात याद आ रही थी। अब नंदिनी तुम्हारी बीवी नहीं रही है, वो ऑफिशियली तुमसे अलग हो चुकी है। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ और आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने का फैसला कर लिया। वो अंदर से काफी मायूस था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लोगों की बहुत सेवा की और कई मरीजों का इलाज किया, मगर अब जब मुझे अजय की बॉडी के जरिए एक नई जिंदगी मिली है तो मैं अपनी जिंदगी में सारे ऐशो आराम चाहता हूँ। अजय के जहन में फिर नंदिनी का ख्याल आया। उफ नंदिनी, तुमने अब तक मुझे बेकार समझा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मन ही मन अजय ने नंदिनी के परिवार को भी कोसा। नंदिनी, मुझे तुम्हारा जिंदल खानदान भी पसंद नहीं है। अगर मुझे कोई खानदान पसंद करना होगा तो मैं अपने लिए कोई अच्छा खानदान पसंद करूंगा। घर से निकलते वक्त अजय के पास अपनी कोई चीज नहीं थी जिसे वो पैक करे। वो घर से निकलने ही वाला था कि तभी एक शख्स उसके कमरे में पहुंचा। अजय, तुम्हें अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुमने न सिर्फ इस घर के पैसे चुराए बल्कि घर की नौकरानियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी गुस्ताखी की। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा दयालु इंसान हूँ, इसलिए तुम्हें सजा देने के बजाय सिर्फ यहाँ से दफा होने का आदेश दे रहा हूँ। उसने अजय को धमकाते हुए जिंदल मेंशन से भगा दिया। अजय मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। उसने कभी भी जिंदल परिवार का एक सिक्का तक नहीं छुआ था। पैसे चुराने की बात तो बहुत दूर की थी और नौकरानियों को छेड़ने की तो बहुत ही बेतुकी थी। जब अजय घर से बाहर निकल रहा था तब उसे घर की नौकरानियां भी नकारा समझते हुए आपस में बातें कर रही थीं। आखिरकार जिंदल परिवार ने इस बेकार इंसान को घर से बाहर निकाल फेंका। वो एक गरीब खानदान से है और पिछले कई महीनों से जिंदल परिवार के रहमो करम पर जी रहा था। वैसे सुंदर दिखने का भी क्या फायदा अगर हालात इतने खराब हों। जिंदल परिवार के घर से कुछ दूर जाने के बाद अजय ने पीछे पलट कर देखा और मन ही मन बदला लेने की ठानी। मैं बहुत जल्द वापस लौट कर आऊंगा, याद रखना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। नंदिनी घर के सबसे ऊपर वाली बालकनी में खड़ी अजय को अपने घर से जाते हुए देख रही थी, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकती थी। तभी जिंदल परिवार के मुखिया अविनाश जिंदल वहां आए। तुम अपसेट मत हो नंदिनी, तुम जानती हो कि ऐसा करना जरूरी था। विराट हमारे खानदान के लिए एक अच्छा दामाद है और अजय का जाना बिल्कुल सही है। बेशक नाराजगी से ही सही, मगर नंदिनी ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिला दिया। अगर अजय में कुछ भी करने की हिम्मत होती तो शायद आज उसके परिवार को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। सच तो यह है कि वो एक नाकारा इंसान है। अच्छा ही हुआ जो वो तुम्हारी जिंदगी से चला गया। खामोश चांदनी रात में कदम बढ़ाते हुए अजय अपने घर की तरफ चले जा रहा था। उसके कानों में जुगनुओं और दूसरे कीड़े मकोड़ों की आवाज पहुंच रही थी। तभी अचानक उसे कुछ हथियार लिए लोगों की परछाई ने घेर लिया। वो कुल 5 लोग थे, 3 उसके ठीक सामने और 2 पीछे। अजय, हमारे साथ चलो। उन लोगों ने अजय की आंखों पर पट्टियां बांध दी और उसे कब्रिस्तान में ले गए। जब उसकी आंखों से पट्टी खोली तो उसके ठीक सामने कब्र खुदी हुई थी। अजय, तुम्हारे लिए कब्र खोद दी गई है। तुम लोग आखिर मेरे साथ क्या करना चाहते हो? सामने कब्र देखकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तुझे जिंदा कब्र में दफनाने आए हैं। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अजय वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर इतने सारे लोगों के सामने वो कमजोर था।
उन लोगों ने अजय को लात घूंसों से मार मार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तभी एक आवाज आई। बहुत परेशान कर रहा है ये लड़का। जानता नहीं कि हमारे गैंग का नाम खतरी गैंग है और हमसे बचना नामुमकिन है। अब मैं इसको जमीन में नहीं दफन करूंगा, बल्कि गन से शूट करूंगा। ये आवाज थी खतरी गैंग के हेड खतरी खान की। दिखने में वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके एक हाथ में गन थी और गले में लाल रुमाल। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल लग रही थीं और वो धीरे धीरे अजय की तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो अजय की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे अजय के दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही थीं। तभी अचानक काफी तेज बिजली चमकी और एक तेज रोशनी अजय की बॉडी में जाकर समा गई और अजय ने चौंक कर अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसने जब दोबारा अपनी आंखों को खोला तो वो हैरान रह गया। ये क्या? ये मैं इसके कपड़ों के आर पर कैसे देख पा रहा हूँ? और जो मुझे इसकी बॉडी में दिखाई दे रहा है वो इसके लिए काफी खतरनाक है। खतरी खान ने अपनी गन अजय की कनपटी पर टिका दी। अजय काफी घबराया हुआ था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी खतरी खान की बॉडी पर ही था। वो उसे घूरे जा रहा था। उसको ऐसे देखकर खतरी खान को काफी अजीब लगा, इसलिए उसने गुस्से में अजय से पूछा, क्या हुआ बे? तेरा ध्यान तो इस वक्त मेरे गन की तरफ होना चाहिए और तू लगातार मेरी बॉडी को देख रहा है। क्या तुझे मरने का खौफ नहीं है? खतरी खान की बातें सुनकर अजय का ध्यान एक बार फिर उसकी गन की तरफ गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके उसको एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर खतरी खान के रोंगटे खड़े हो गए। आपकी बॉडी के अंदर एक सुई है जिसकी वजह से आपको काफी तकलीफ होती है और ये सुई आपके हाथ के काफी पास आ चुकी है, जो आगे चलकर आपके लिए खतरा भी बन सकती है। अजय की बताई बातें सुनकर खतरी गैंग के सभी गुंडे हंसने लगे। उन्हें ये सब अजय की मन गढ़ंत बातें लग रही थीं। खामोश हो जाओ सभी। ये लड़का कुछ भी गलत नहीं कह रहा है। इसने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी बॉडी के अंदर सच में एक सुई है जो मुझे काफी सालों से परेशान करती है और मैं चाहकर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता हूँ। खतरी खान की बातें सुनकर उसके सभी गुंडे हैरान हो गए और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। लेकिन ये बात तो मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बॉडी में कोई सुई है? तुम ये सब छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे निकाल सकता हूँ, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारे लिए ये खतरनाक हो सकती है। ये सब बकवास बंद कर और जल्दी से मेरे पैसे वापस कर जो तेरे भाई ने 1 महीने पहले उधार लिए थे। उधार पैसों का सुनकर अजय हैरान हो गया। वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसने सारी बातें जाननी चाहिए। कुछ वक्त पहले जब तुम बहुत बीमार थे तो तुम्हारे पिता तुमसे मिलने गए थे, लेकिन तब जिंदल फैमिली ने तुम्हारे पिता को तुमसे मिलने ही नहीं दिया और उनके आदमियों ने उनकी काफी पिटाई भी की। उस वक्त तुम्हारे भाई के पास उनके ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। तब मैंने ही तुम्हारे भाई को उधार दिया था और अब मैं वही वसूल करने आया हूँ। खतरी खान की बातें सुनकर अजय को अपनी फैमिली की टेंशन होने लगी और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। बेशक वो अपनी फैमिली से पहली बार मिलने जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके प्रति काफी इमोशनल था। वो मन ही मन सोचने लगा, कैसी है ये जिंदल फैमिली। एक तो अजय ने उनकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उल्टा ये लोग एहसान मानने के बजाय उसकी फैमिली को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। पता नहीं अब वो लोग कैसे होंगे। उनके पास तो पैसे भी नहीं थे और अब वो घर खर्च कैसे चला रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी। अभी अजय फैमिली के बारे में सोच ही रहा था कि तभी खतरी खान फिर से बोला, अब तुम मुझे वो पैसा देते हो या फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूं? बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? देखो, तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। फिलहाल मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, तो तुम मुझे घर जाने दो। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पैसे देने वाले हो। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं तुझे आज यहीं खत्म कर दूं। ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो तुम मुझे घर जाने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा डबल करके लौटा दूंगा। अजय का प्रपोजल सुनकर खतरी हैरान हो गया और फिर थोड़ा सोचकर बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी रकम का आधा भी लौटाने वाले हो और तुम मुझे यहाँ डबल देने की बात कर रहे हो। देखो, इस तरह की फालतू बातें करके मुझे पागल बनाने की सोचना भी मत, नहीं तो अभी के अभी गन की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। समझे लड़के? खतरी को अजय की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए अजय ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। प्लीज एक बार मेरी बात पर भरोसा कर लो, मैं तुम्हारा कर्ज जल्द से जल्द लौटा दूंगा। फिलहाल मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ। या तो 3 दिन में तुम मुझे मेरा कर्जा डबल करके वापस करो, या फिर 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हें जान से मार दूंगा। बोलो,
क्या कहते हो? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से जाने दो। ये सब जो आज मेरे साथ हो रहा है वो बस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जिंदल खानदान से रिश्ता जोड़ा। ना तो मैं वहां जाता और ना ही मेरे परिवार को ये दिन देखना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ खत्री अपने गुंडों को कुछ समझा रहा था। तुम दोनों साया की तरह इसके पीछे लगे रहोगे। ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, मुझे हर एक बात की खबर चाहिए। और हाँ, थोड़ा संभल कर, मुझे तो ये थोड़ा खिसका हुआ लग रहा है। यस बॉस। आधी रात हो चुकी थी और अजय चले ही जा रहा था। आधी रास्ते जाकर वो एक पेड़ के नीचे रुक गया और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। ऐसा लगता है मानो मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया हो। आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मैंने एक बीमार लड़की से शादी की। अजय इतना थक गया था कि उसे ये सब सोचते हुए ही नींद आ गई। सुबह की पहली किरण से उसकी आंख खुली और वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। जंगल के रास्ते से होते हुए अजय एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग आज भी केवल खेती बाड़ी पर ही जीवित थे। अजय बेटा, आ गया तू? इतने दिन कहाँ था? तेरे माँ बाप तेरी चिंता में बहुत परेशान हैं। उनको यूं छोड़कर कहाँ चला गया था? काका, अब मैं आ गया हूँ ना, अब कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे शहर में कुछ काम था तो वहीं था, लेकिन अब मैं आपके गांव में लौट आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। एक जवान बेटा ही तो अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी होता है। अजय को इतना समझ आ गया था कि गांव में सभी उसे और उसके परिवार को जानते थे, लेकिन सभी ये नहीं जानते थे कि वो शहर किस लिए गया था। ठीक है काका, अब मैं घर जाता हूँ। अजय वहां से सीधा घर चला गया। उसे ज्यादा कुछ तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ आकर उसे एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे वो इस जगह को सालों से जानता हो। कुछ आगे जाकर उसका घर आ गया। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसके माँ बाप और भाई घर के अंदर थे। इस घर को देखकर लग रहा है कि हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और बेसहारा भी। ये मैंने क्या पाप कर दिया? आज मेरी वजह से इन लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा। अजय के पापा पलंग पर लेटे लेटे खांस रहे थे। तभी उसकी माँ उनके पास आई। मैं कहती हूँ कि आप मेरे साथ शहर चलो, मुझे मेरे अजय से मिलना है। पिछले 1 साल में हम उससे सिर्फ 2 बार मिल पाए हैं। वो क्या कर रहा है, कैसा है, हमें इसकी कोई खबर नहीं है। आपको उसकी याद नहीं आती क्या? याद तो बहुत आती है, हर वक्त आती है, लेकिन वो बड़े लोग हैं। आखिर हमारा उनसे क्या मुकाबला? आज वो यहाँ होता तो अपने छोटे भाई और हमारा सहारा बनता। हमें यूं पैसों का मोहताज नहीं होना पड़ता। जब भी जाते हैं तो कहते हैं उसका इलाज चल रहा है। जब तक हमारे घर में था तब तक एक भी बार बीमार नहीं हुआ मेरा बेटा, और बाहर जाते ही इलाज शुरू हो गया। आखिर वो लोग हमें बताते क्यों नहीं कि आखिर मेरा बेटा है कहाँ? मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पूरा हक है ये जानने का। तभी उसका छोटा भाई केशव उसके माँ पापा के पास आया। माँ पापा, आप दोनों चिंता मत करो, मैं भाई को जानता हूँ, वो हमें यूं अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। वो एक न एक दिन हमारे पास जरूर आएंगे। केशव की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज हुई। सबने जैसे ही बाहर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अजय खड़ा था। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। इधर आओ बेटा, अपने पापा के पास आओ। मैं जानता था भैया आप आओगे। अजय से अब रहा नहीं गया और वो अपने माँ बाप के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो पापा। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा राजा बेटा, बस अब हमें कोई चिंता नहीं है। तू वापस आ गया है ना? भैया लेकिन हमें तो बताया गया था कि आपका कोई इलाज चल रहा है। सब कुछ ठीक है केशव, जो बुरा होना था वो सब हो चुका है, अब सिर्फ अच्छा होगा। अजय के हाथों में रोहन की हीलिंग पावर भी ट्रांसफर हो गई थी। उसने माँ बाप की बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व किया और उनकी बॉडी में पेन को डिटेक्ट किया। उसने बहुत ही प्यार से उन जगहों पर हाथ फेरा और देखते ही देखते वो दोनों ठीक हो गए। ये क्या? मेरी खांसी, मेरे दर्द सब गायब हो गए। हाँ हाँ, होंगे क्यों नहीं, आपका बेटा जो आ गया है। ये तो तुमने ठीक कहा। अपने बेटे को देखने से मुझ में बहुत शक्ति आ गई है, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल बदल सा गया है। क्या मतलब है आपका पापा? मैं कुछ समझा नहीं। जब तुम गए थे तो बहुत अलग थे, लेकिन आज तुम्हारे अंदर
एक अलग ही आत्मविश्वास है। अजय जब गया था तब एक बहुत ही कमजोर इंसान था, लेकिन आज उसे जो शक्तियां रोहन से मिली थी उससे उसके अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। तभी केशव उठकर जाने लगा। तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? अब क्या बताऊं भैया, आपके ससुराल वालों का तोहफा है। एक हफ्ते पहले आपसे मिलने आया था तो उन्होंने मेरी ये हालत बना दी। ये सुनते ही अजय का पारा हाई हो गया। अजय गुस्से में घर से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहा है अजय बेटा? रुक जा। अजय आप क्यों नहीं रोकते इसे? आज ही तो आया है और अभी वापस जा रहा है। अजय रुक जा, उन लोगों के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। अजय गुस्से में जाने वाला था, लेकिन सबकी बातें सुनकर रुक गया। केशव, तूने उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? इतना बेरहमी से कौन मारता है? भैया उन लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी गनीमत है। अजय बेटा, अब जो हुआ वो सब भूल जा। हमारा छोटा सा परिवार है और हम सब खुश तभी रह पाएंगे जब साथ रहेंगे। मुझसे वादा कर बेटा कि तू आज के बाद उस मनहूस जगह पर कभी नहीं जाएगा। सिवाय दर्द के उन लोगों ने हमें दिया ही क्या है? रोहन को अब ये फैमिली खुद की फैमिली सी लग रही थी और वो इन सब से इमोशनली अटैच भी हो गया था। आप लोग कहते हैं तो मैं आज वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। भैया पहले तो आप कभी इस तरह से बात नहीं करते थे। आप खुद मुझे किसी से लड़ने से रोकते थे, लेकिन आज आप खुद मुझे कह रहे हैं कि आप उनसे बदला लेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तू छोटा है और मैं बड़ा हूँ, मुझे तेरी फिक्र रहती है, इसलिए बस, और कुछ नहीं। वैसे दर्द कितना हो रहा है? पूछ मत बेटा। जिस दिन उन लोगों ने मारा था उसके 5 दिन तक तो चल भी नहीं पाया था। अब पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा बहुत हिलने लगा है। जिंदल खानदान के लोग भेड़िए हैं, जिंदा इंसान को भी नोच खाते हैं। अब उन लोगों को कोसना बंद भी करो। जो होना था वो हो गया। आज के बाद उस घर का नाम यहाँ कोई नहीं लेगा। माँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बीत गई सो बीत गई। हाँ तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है ये सब कहना, लेकिन एक माँ का दिल ही जानता है कि उस पर क्या बीतती है जब उसके बच्चे के साथ कोई ऐसा सुलूक करता है। मेरी प्यारी माँ, अब सब भूल जा, तेरा बेटा आ गया है ना? हाँ बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना की, आज वो मेरे सामने सही सलामत खड़ा है। अब बेटे का पेट बातों से ही भर दोगी या उसे कुछ खिलाओगी भी? देखो ना जी, बातों में ये तो भूल ही गई कि मेरा बेटा भूखा होगा। बेटा ही नहीं, उसके बाप को भी भूख लगी है। ये सुनते ही सब लोग हंसने लगे और घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ। केशव को दर्द में देखकर अजय ने अपनी आंखें उसकी बॉडी पर टिकाईं और परेशानी ढूंढने लगा। उसने देखा कि केशव के पैर में खून की एक गांठ बन रही थी। अगर इस गांठ को निकाला नहीं गया तो किसी भी वक्त इन्फेक्शन फैल सकता है और केशव के लिए ये ठीक नहीं है। भैया आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ को कहना गर्म पानी करके रखे, मैं अभी बाहर से आता हूँ। लेकिन आप अभी जा कहाँ रहे हैं? मैं यहीं बाहर तक जा रहा हूँ, कुछ जड़ी बूटियां लेने। अजय ने इतना कहा और चला गया। केशव के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके परिवार का जड़ी बूटियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। रोहन ने अपने हाथों से आज तक कई लोगों को ठीक किया था और आज उसके सामने अजय का भाई था जो बहुत तकलीफ में था। वो गांव से दूर जंगल में गया जहां उसे लगा कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे थे। अजय ने पलट कर पूछा, कौन हो तुम दोनों? हम खत्री खान के आदमी हैं। भाई ने हमें तुझ पर नजर रखने के लिए कहा है। अभी 3 दिन बाकी हैं, यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कि हमारी नजर तुझ पर हमेशा है, इसलिए कहीं भागने की तो सोचना भी मत। इतना कहकर दोनों गुंडे वहां से चले गए और अजय जड़ी बूटी इकट्ठा कर घर की तरफ चला गया। घर पर अजय की माँ उसकी राह देख रही थी। कहाँ रह गया था अजय? आखिर यूं बिना बताए कहाँ चला गया था? मेरी प्यारी माँ, केशव को ठीक करने के लिए कुछ लाने गया था। लेकिन तू कैसे ठीक करेगा इसे? आप बस देखते जाओ माँ कि मैं अब क्या करता हूँ। अजय ने केशव को अपने पास बुलाया और अपनी माँ से गर्म पानी मंगवाया। उसने उसके पैर में गर्म चाकू से एक हल्का सा कट लगाया और फिर जड़ी बूटियों को धीरे से उस कट पर लगाया। वो अपनी आंखों से देख पा रहा था और धीरे धीरे अंदर की गांठ घुलने लगी। उसने गर्म पानी से उसके पैर को धोया और फिर जड़ी बूटी लगाकर एक बार फिर पट्टी बांध दी। अब कैसा महसूस हो रहा है? कई दिनों बाद मुझे इतना आराम आया है। भैया आप तो जादूगर बन गए, आपने तो मेरा दर्द काफी कम कर दिया। अब अगले 1 हफ्ते तुझे आराम करना है, ठीक है? जी भैया ठीक है, जैसा कहोगे वैसे करूंगा। अजय के माँ बाप तो अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि अजय ने ये सब कैसे कर लिया।
अजय, ये तूने कैसे किया बेटा? आते ही मुझे ठीक कर दिया और अब अपने भाई को। अजय, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तू है। जो लड़का हाथ में चाकू उठाने से डरता था, आज उसने अपने भाई को ठीक भी कर दिया। अजय, मुझे सच सच बता बेटा, ये सब कैसे हुआ? अजय कुछ देर चुपचाप बैठा, कुछ सोच रहा था। कुछ सोचने के बाद अचानक बोला, ये मैं नहीं हूँ। मतलब ये तू नहीं तो कौन है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो अब हूँ वो बहुत अलग हूँ। पहले मैं बहुत ही डरा सहमा रहता था, लेकिन उन लोगों के साथ रहकर मुझे में नई हिम्मत आ गई। और ये सब लोगों को ठीक करना भी मैंने वहीं से सीखा था। जब नंदिनी बीमार थी तो रोजाना डॉक्टर्स आते थे ना, तो उन लोगों को देख देख कर मैंने सब कुछ सीख लिया। नाम मत लेना उस लड़की का अजय। उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे कितना दूर रहा। लोगों ने हमें क्या नहीं कहा। अजय की माँ, मैंने अभी कहा था ना कि अब उस घर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जी, अब मैं कभी नहीं करूँगी। मैंने खाना बना दिया है, सभी मिलकर साथ में खाना खाते हैं। माँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो ना। अभी लेकर आती हूँ, तब तक आप सब मुंह हाथ धोकर बैठ जाओ। अजय ने अपनी बात को जैसे तैसे संभाल लिया। अजय की माँ बहुत प्यार से सबके लिए खाना परोस कर लाई और सभी एक साथ खाने बैठ गए। रोहन ने पहले कभी भी फैमिली के साथ रहने का सुख महसूस नहीं किया था, इसलिए वो जब से यहाँ अजय की बॉडी में आया था तब से वो हर एक पल को एंजॉय कर रहा था। सभी खाना खाने लगे। रोहन नोटिस कर रहा था कि अजय की माँ अच्छा और फ्रेश खाना उसे दे रही थी, वहीं बाकी सब लोग बचा कुचा खा रहे थे। माँ, खाना बहुत स्वाद है। आज कितने टाइम बाद मैंने कुछ अच्छा खाया है। माँ तो आपको बचपन से ही ज्यादा प्यार करती है भैया। जो भी अच्छा होता है वो आपको ही देती है, चाहे वो अच्छा खाना हो या नए कपड़े। मेरे हिस्से में तो आपके पुराने कपड़े ही आते हैं। तेरी हरकतों को देखते हुए तो वो भी नहीं आने चाहिए। देखो ना माँ, पापा मुझे क्या कह रहे हैं। आप भी क्या बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। छोटा है, अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, इसलिए ये सब कह रहा है। माँ, आप मेरी साइड ले रही हो या फिर मेरी बेइज्जती कर रही हो? माँ तेरी ही साइड ले रही है केशव। माँ और पापा इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि जब मैं यहाँ नहीं था तब केशव ने ही दोनों का ध्यान रखा होगा। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हो। इसी तरह हंसी खुशी में उनका दिन बीत गया और रात हो गई। अजय का घर बहुत ही छोटा था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके लिए एक अच्छा बिस्तर और एक अच्छी रजाई निकाल कर रखी थी। अजय की बॉडी में रहने वाला रोहन मन ही मन सोच रहा था, अजय, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। आज से यही मेरे माँ, पापा और भाई है। आज के बाद मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे एक बड़ा बेटा अपने घर को संभालता है, वैसे ही मैं इन सब का ध्यान रखूंगा। माना कि मैं अजय नहीं हूँ, लेकिन उसकी कमी इन सबको कभी नहीं होने दूंगा। बहुत ही प्यारा परिवार है तुम्हारा। ये सब सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अजय दरवाजा खोलने गया तो सामने खत्री गैंग के वही दो गुंडे खड़े थे जो कल से उसके पीछे थे। उन दोनों को देखकर अजय ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, अभी बहुत टाइम है। तभी अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, कौन है अजय? कोई नहीं माँ, मेरे दोस्त हैं जो शहर से आए हैं। नमस्ते आंटी, हम अजय को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। वो कह रहा था कि आप मानेंगे नहीं। आप उसे परमिशन दे दो ना। आंटी शाम तक वापस आ जाएगा, हम आ जाएंगे छोड़ने। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना अजय। हाँ माँ, मैं आ जाऊंगा। अजय उन दोनों के साथ शहर जाने के लिए निकल गया। जिस जीप में वो लोग जा रहे थे उसका रंग काला था और उसके चारों तरफ ब्लैक शीट चढ़ाई हुई थी। वो लोग शहर की सुनसान लोकेशन पर गए जहाँ एक बड़ी हवेली थी। हवेली में दो आदमियों को पहले से ही बांधा हुआ था। उस जगह को देखकर अजय को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? चुपचाप रह, वरना तुझे भी यहीं लटका देंगे। तभी खत्री खान वहाँ आया और उसने सामने बंधे हुए आदमियों से पूछा, क्या सोचा था मेरे पैसे खा जाओगी? मुझे माफ कर दो खत्री भाई, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। ये तो तूने बहुत ठीक कहा। खोलो रे इन दोनों को, ये मेरे दोस्त हैं। क्या मैं अपने दोस्त का एक उधार माफ नहीं कर सकता? खत्री खान का ऑर्डर मिलते ही उसके गुंडों ने उन दोनों को खोल दिया। अजय ये सब खड़े खड़े देख रहा था। वो इतना तो जानता था कि ये खत्री खान बहुत ही टेढ़ा आदमी था। खत्री खान का दोस्त उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने घुटनों के बल झुककर उससे माफी मांगते हुए कहा, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा खत्री भाई, मुझे 1 महीना और दे दो। टाइम की ही तो वैल्यू है आज के जमाने में। पहले तूने मुझसे 3 महीने मांगे और अब 1 महीना और। चल, मैंने तुझे 1 घंटा और दिया। खत्री भाई, 1 घंटे में हम ये सब इंतजाम कैसे करेंगे? हमारे पास अभी पैसा नहीं है। ये हुई ना बात। देख,
तेरा बेटा सच बोला, लेकिन तू मेरा दोस्त होकर भी झूठ बोल रहा है। जा, मैंने तेरा उधार माफ किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चल बेटा, चलते हैं। खत्री का दोस्त और उसका बेटा जैसे ही वहां से जाने लगे, तभी खत्री खान ने पीछे से गोली चलाई और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। जिसे टाइम की कीमत नहीं, मुझे उसकी कीमत नहीं। झूठ बोलकर मेरा टाइम खोटी कर रहा था। ठिकाने लगाओ दोनों की लाशें। खत्री का ऑर्डर मिलते ही उसके गुंडों ने लाशों को ठिकाने लगा दिया। अजय ने ये सब पहली बार देखा था। बे चिकने, मैं तुझे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर तूने मेरा पैसा 3 दिन में नहीं दिया तो मैं तेरा और तेरे परिवार का भी यही हाल करूंगा। अजय बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ा। मैं 3 दिन में नहीं बल्कि अगले 3 घंटे में तुम्हारे पैसे लाकर दे दूंगा। 3 घंटे में तू मेरा कर्जा चुका देगा? वाह, क्या बात है। दिल खुश हो गया तेरी बात सुनकर। पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने खत्री खान के सामने दिलेरी दिखाई है। बाकी तो सब मोहलत मांगने में लगे रहते हैं और फिर मुझे उन्हें वहां पहुंचाना पड़ता है जहां वक्त ही वक्त है। समझ रहा है ना? एक बार फिर सोच ले, कहीं तेरा भी टिकट न कट जाए। मैंने सोच समझ कर ही कहा है। अगले 3 घंटे में मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया तो तुम मुझे मार देना, लेकिन अगर मैं पैसे ले आया तो तुम्हें मेरे गांव में रहने वाले सभी लोगों का कर्जा माफ करना होगा। तुझमें दम तो है लड़की। जहाँ लोग अपनी जान की भीख मांगते हैं, वहाँ तू दूसरों के लिए सोच रहा है। तेरी बातों ने मेरा दिल जीत लिया रे। मैं तुझे 3 घंटे की जगह आज शाम तक की मोहलत दे रहा हूँ। अगर तू पैसे लेकर आ गया तो मेरा वादा है कि मैं तेरे गांव में रहने वाले लोगों का कर्ज माफ कर दूंगा। ये बात सभी जानते थे कि खत्री खान अपनी जुबान का पक्का था। एक बार जो उसने कह दिया तो वो पूरा करके दिखाता था। वहीं अजय अब जानता था कि उसके लिए अब एक मिनट भी बहुत कीमती था। शाम होने के बाद मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। अगर तू नहीं आया तो सबसे पहले तेरे घर वालों को मारूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। वैसे तू करने क्या वाला है? कहीं डाका डालेगा या कोई बैंक लूटेगा? वो मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा काम सिर्फ आम खाना है, गुटलियां क्यों गिन रहे हो? अजय गुस्से में वहां से जाने लगा। तभी खत्री खान ने उसे पीछे से आवाज देकर कहा, रुक, मेरा एक आदमी भी तेरे साथ जाएगा। तू क्या करता है, कैसे करता है, ये जानना भी जरूरी है। बकिया, तू जा इसके साथ। 1 मिनट के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना। जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, बड़ी चालू चीज है ये। खत्री खान का एक गुंडा पकिया भी अजय के साथ चला गया। अजय ने अभी तक सोच लिया था कि उसे क्या करना है, लेकिन कैसे वो अभी सुलझाना बाकी था। पकिया और अजय गाड़ी में बैठे और शहर की तरफ निकल पड़े। वहीं गांव में अजय के माँ बापू उसकी चिंता कर रहे थे। आखिर अजय किसके साथ गया है? वो अपने दोस्तों के साथ गया है। बच्चों ने कहा है कि वो शाम तक आ जाएंगे। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अब बड़ा हो चुका है, उसे अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना आता है। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, लेकिन उन लोगों पर नहीं है। जानती नहीं कि जिंदल खानदान ने हमें क्या धमकी दी थी कि अगर अजय कभी भी वहाँ वापस गया तो वो लोग उसे मार देंगे। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे भी डरा रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वहीं केशव उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अजय किसी दोस्त के साथ नहीं बल्कि खत्री गैंग के साथ गया था। अपने माँ बाप की बात सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और रोने लगा। क्या हुआ केशव? तू रो क्यों रहा है? केशव, तुझे दर्द हो रहा है क्या? अभी अजय आएगा तो उसको बता देना। अजय का नाम सुनकर वो और तेज रोने लगा। नहीं आएंगे अजय भैया, कैसे आएंगे? उनको खत्री गैंग के लोग उठाकर ले गए। ये सुनते ही उसके पापा और मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना तो उन्हें इस बारे में कुछ पता था और ना ही वो दोनों इतने पावरफुल थे कि अपने बेटे अजय के लिए कुछ कर पाते। ये तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने अपने बच्चे को एक बार फिर मौत के मुंह में अकेला छोड़ दिया। तुझे पता है वो लोग अजय को कहाँ ले गए हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उनसे उधार लेता और ना ही आज ये दिन आता। अजय के परिवार में अचानक सन्नाटा छा गया। उन्हें एक बार फिर ऐसा एहसास हुआ जैसे उन्होंने
अपना बच्चा खो दिया हो। वहीं अजय शहर के एक बहुत नामी हॉस्पिटल में आया। रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है, क्या आप मुझे मैनेजमेंट से मिलवा सकती हैं? सर ये हॉस्पिटल है, यहाँ बिजनेस नहीं होता। आप एक बार मुझे मिलवा दीजिए, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। पकिया को लग रहा था अजय उस लड़की से टाइम पास कर रहा था, पर न जाने क्या सोचकर रिसेप्शनिस्ट ने अजय की मीटिंग फिक्स करवा दी। अजय उनसे मिलने के लिए एक रूम में गया, लेकिन पकिया को गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। हॉस्पिटल मैनेजर ने अजय को देखते ही कहा, मैंने सुना है कि आपके पास हमारे लिए कोई बिजनेस प्लान है। बिजनेस नहीं, प्रॉफिट प्लान भी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे एक बार बताइए कि आपके पेट में पथरी है? मेरी पथरी से इन सब का क्या लेना देना, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपको ये बात कैसे पता चली। ये बात मेरी वाइफ के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं इंसान को देखकर बता सकता हूँ कि उसे क्या परेशानी है। अगर आप चाहें तो मुझे आजमा लें, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद अजय ने मैनेजर को पूरी बात बताई कि कैसे खत्री गैंग ने उसे धमकाया था। मैनेजर एक बार अजय को मौका देना चाहता था, क्योंकि अगर अजय ये काम करने लग जाएगा तो उनके हॉस्पिटल को डॉक्टर्स की सैलरी और बाकी इक्विपमेंट्स पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जो उनके लिए एक प्रॉफिट का सौदा होगा। मैनेजर ने अपने स्टाफ को बुलाया और अजय के सामने खड़ा कर दिया, जिन्हें कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी। अगर तुमने इन सब की बीमारी एक बार में बता दी, तभी मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होगा। अजय ने एक एक करके सबको देखा और सबकी बीमारियां बता दी, जिससे सभी लोग हैरान हो गए। उनमें से 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, और अजय ने ये भी ठीक बताया। अजय की बॉडी में रोहन अपनी नॉलेज और पावर का इस्तेमाल करके ये सब कर पा रहा था। ये तो कोई मिरेकल है। हम तुम्हें आज के आज 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। ये तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करिए, मैं आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट करवा के दूंगा। अजय को 10 लाख चाहिए थे। उसके 5 लाख का जुगाड़ तो हो चुका था। उसने हॉस्पिटल के साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हालांकि बाकी के 5 लाख के लिए फिर से कहीं और जाना था। बाहर आकर उसने 5 लाख रुपए पकिया को दिए। पकिया ने तुरंत फोन करके खत्री खान को बताया। अभी उसको गए हुए 1 घंटा ही हुआ था और उसने अपना आधा कर्जा उतार दिया था। अजय फिर से गाड़ी में बैठा। अब कहाँ चलना है? मुझे खुद नहीं पता कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। अबे भूतनी के, बताना कहाँ चलना है। मैं तेरा ड्राइवर थोड़ी ना हूँ जो तेरे लिए खड़ा रहूंगा। एक काम करो, आहूजा मिल ले चलो। पहले हॉस्पिटल, अब और सीधा कपड़े की मिल। तू जानता भी है तू क्या कर रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मैं खत्री खान को फोन लगा रहा हूँ। अजय भी अब समझ गया था कि इन लोगों को कैसे समझाना या डराना था। आहूजा मिल शहर के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी थे और उनकी गिनती शहर के नामी बिजनेसमैन की गिनती में आती थी। और कुछ ही देर में वो दोनों आहूजा मिल पहुंच चुके थे। हमको पीछे की साइड जाकर इनका एक कंसाइनमेंट चुराना होगा। तो भी गुरु घंटाला आदमी है साला। चोरी तो अपने बाएं हाथ का काम है। तो रुक यहीं, मुझे बता क्या और कैसे करना है। अजय ने थोड़ा सोचा और पकिया को एक प्लान बताया और फिर दोनों ने आपसी समझ से उस काम को अंजाम दिया। पकिया धीरे से उतरकर फैक्ट्री के पीछे की तरफ गया और लोड होते हुए कंसाइनमेंट में से एक कार्टन चुरा लिया और चुपके उसे गाड़ी में ले आया। ले, हो गया तेरा काम। अब क्या करेगा इसका? अब आएगा मजा। अब देखना कैसे ये आहूजा सेठ मुझे पैसे देगा। अजय ने कंसाइनमेंट खोला और उसके अंदर पड़े कपड़े को चेक किया। उसने गाड़ी को आगे ले जाने के लिए कहा और सीधा आहूजा मिल के अंदर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो वहाँ का सुपरवाइजर था। आपको क्या काम है? मुझे मिस्टर आनंद आहूजा से मिलना है। सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं, मुझे उनसे ही मिलना है, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे आपको करोड़ों का फायदा हो सकता है। ये सुनते ही सुपरवाइजर उस पर हंसने लगा। तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है जैसे तुम्हें खुद पैसों की जरूरत है और तुम हमें फायदा दिलाने आए हो। जरूरी नहीं कि हर अमीर आदमी के पास अकल हो। अगर मेरा आइडिया सुनना है तो मुझे आनंद आहूजा से मिलवा दो, वरना रहने दो। मैं किसी और को भेज दूंगा अपना प्रॉफिट सेलिंग प्लान। आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है खुद पर? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मैं खुद तुम्हें वहाँ ले जाऊँ। मतलब कुछ डेमो तो देना पड़ेगा ना, वरना क्या पता तुम हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो। अजय के पास ये पहला और आखिरी मौका था। उसने 2 मिनट भी नहीं सोचा और उससे कहा, जिस तरह की डाई आप अपने कपड़ों पर लगा रहे हैं वो कुछ दिनों बाद कलर छोड़ने लगती है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे एक बार लगी डाई सालों चल जाएगी, और ये मेरी गारंटी है। आप चाहें तो पकिया से पूछ लो। सुपरवाइजर ने पकिया की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। पकिया ने भी न हाँ कहा और न ही ना। वो बस यही देख रहा था कि अजय कितने आराम से उन लोगों को अपनी बातों के जाल में लपेट रहा था। वहीं एक आदमी ये सब सीसीटीवी से देख रहा था। कुछ देर बाद अचानक एक गार्ड आया और उसने सुपरवाइजर से कहा,
तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज खुद आहूजा साहब ने तुम्हें बुलाया है। हाँ तो चलो, उन्हें भी तो पता चला कि मैं क्या चीज हूँ। कुछ ही देर में वो एक शानदार ऑफिस में पहुंच गया जो उसने सिर्फ और सिर्फ टीवी में देखा था। इस बार भी पकिया को बाहर ही रोक दिया गया। सुना है तुम हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल डील लाए हो। देखो मेरा टाइम बहुत कीमती है, अगर 2 मिनट में तुम मुझे कन्विंस कर पाए तो ठीक, वरना पूरे स्टाफ के सामने माफी मांग कर निकल जाना। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। जब हम गुलाब के फूलों में अपने गांव में उगने वाली हर्ब डालते हैं तो इससे तैयार होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसे आप किसी भी डाई में मिक्स करके लगाओगे तो ये सालों साल खराब नहीं होगी। आपके यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो डाई इस्तेमाल होती है उससे बहुत ही जल्द कपड़ा पुराना दिखने लगता है। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में आप लॉस में जा रहे हो, जबकि पहले आप इसके बादशाह थे। तो अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लेते हैं तो मैं आपको वो फॉर्मूला दे सकता हूँ जिससे आप सालों साल करोड़ों कमा सकते हो। अजय ने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? 20 लाख रुपए। अजय को कर्ज के बाकी 5 लाख खतरे को देने बाकी थे। बाकी के बचे पैसे वो अपने परिवार को देना चाहता था। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात पर राजी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि तुमने ये फॉर्मूला किसी और को क्यों नहीं बेचा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी जिंदल परिवार की कंपनी से बड़ी बन जाए। जिस तरह आपकी बादशाहत पहले थी इस मार्केट पर, वो फिर से हो जाए। जिंदल परिवार भी कपड़ों का बिजनेस करता था और अभी उन्हें टक्कर देने वाला मार्केट में कोई नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो एक तीर से 2 निशाने साध ले। उसने जानबूझकर ये फॉर्मूला आहूजा को दे दिया। हम एक सैंपल देखना चाहते हैं और इसके साथ ही फॉर्मूले की रेसिपी चाहते हैं। उसके बाद ही हम तुम्हें तुम्हारे पैसे देंगे। बस इतनी सी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ ही देर में अजय ने इस रेसिपी को बनाने वाली चीजें और सामान मंगवा लिया। उसने जल्दी से सब कुछ रेडी कर दिया और एक पेपर पर रेसिपी भी लिख दी। आनंद आहूजा को वो सैंपल बहुत ज्यादा पसंद आया और वो अजय को पैसे देने के लिए चेक साइन कर ही रहा था कि तभी 2 लोग वहाँ आ गए। आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? चोर की फितरत कभी नहीं बदलती। तूने हमारा फॉर्मूला क्यों चुराया? अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, वरना ये आदमी तो मुझे कब से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। आनंद आहूजा ने किसी को फोन करके अपनी मिल पर बुला लिया था, जो आते ही अजय को चोर कहकर पुकारने लगे। उन्हें देखकर अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने इन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप जानते नहीं कि मैं इन लोगों से अब मिलना नहीं चाहता? इन लोगों की वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अजय अविनाश जिंदल और नंदिनी को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया। मैं तुम्हें कितना सीधा और अच्छा समझती थी, लेकिन आज तुमने ये करके मुझे गलत साबित कर दिया। नंदिनी बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले भी इसके बारे में बताया था, लेकिन तुम ही इसे नादान समझ रही थी। बेटा तुम्हें नहीं पता कि लातों के भूत ऐसे नहीं मानते। आहूजा, तुमने पुलिस को बुला लिया है ना? जेल जाकर ही असली सबक मिलेगा इसे। जिंदल साहब, पुलिस भी अभी आती ही होगी। मैंने सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया और आपसे बात करने के बाद सबसे पहला फोन मैंने पुलिस को ही किया था। मानना पड़ेगा आहूजा, तुम आदमी कमाल के हो। तुम चाहते तो चुपचाप ये फॉर्मूला लेकर करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज के बाद तुम्हें अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी आए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही आहूजा के तो वारे न्यारे हो गए। वो यही चाहता था कि उसे जिंदल की छत्र छाया मिल जाए, और उसके साथ हुआ भी ठीक कुछ वैसा ही था। जिंदल का हाथ अब उसके सिर पर था। बस सब आपकी कृपा है जिंदल साहब। वो मेरे बेटे के एडमिशन का मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका देख लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। आहूजा, तुमने कह दिया तो काम हो जाएगा। आज अगर तुम सबसे पहले हमें ना बताते तो ये चोर न जाने हमारे फॉर्मूले के साथ क्या करता। हमारे फॉर्मूले को खुद का बताकर न जाने तुम जैसे कितनों को ठग लेता। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा है। जब इसने मुझसे पैसे मांगे तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। भला मैं सेम बिजनेस में रहकर आपसे गद्दारी क्यों करता? मैं क्या, पूरा शहर जानता है कि ये डाई सिर्फ आपके यहाँ ही बनती थी। आनंद आहूजा अविनाश जिंदल से लड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं चुराया है, ये सब बातें बेबुनियाद है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही होता तो मैं पिछले 1 साल में ही कर लेता। इसका मतलब मेरा शक सही था। तूने हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। झूठ पर झूठ बोलकर अपनी बात को सच साबित करना चाहता है। अगर तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह झूठ बोलते रहे तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है कि वो चोर नहीं है। पहले इसने हमारे घर की तिजोरी पर नजर डाली, तभी तो इसने नंदिनी से शादी की थी, और उसके बाद हमारी घर की नौकरानियों पर।
तो टाइम रहते हमें इसकी असलियत पता चल गई और हमने इसे घर से बाहर फेंक दिया, वरना पता नहीं और क्या क्या करता। अविनाश जिंदल की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। उन सबको यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम सा दिखने वाला अजय इतना कुछ कर चुका था। ये सब कब हुआ पापा? आपने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? नंदिनी बेटा, कोई अच्छी बात हो तो तुम्हें बताऊं भी। इस आदमी ने तो हमें हमेशा ही शर्मिंदा किया है। नंदिनी को ये बातें सुनकर बहुत धक्का लगा। उसके मन में तो अजय के लिए सिंपैथी थी, लेकिन ये सब सुनकर अब उसके दिल में अजय के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बची थी। तभी अचानक पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। आप में से मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था। ये जो आदमी सामने खड़ा है, ये आदमी, इसने मुझसे पैसे ठगने की कोशिश की। ये मुझे जिंदल साहब से चुराया हुआ फार्मूला बेचना चाहता था और चाहता था कि मैं फार्मूले के बदले इसे 15 लाख दूं। क्यों रे, जो ये कह रहे हैं वो ठीक है या तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है? यही चोर है। इसने हमारे घर में रहकर ही हमारा सीक्रेट फार्मूला चुरा लिया और जैसे ही मौका मिला उसके दाम भी लगा दिए। देखिए इंस्पेक्टर, इस आदमी को चाहे 3rd डिग्री टॉर्चर देना पड़े या चाहे उल्टा लटकाना पड़े, मुझे अभी के अभी इसके मुंह से सच सुनना है। जिंदल खानदान से गद्दारी करने का अंजाम तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर अब भी तुम हमसे माफी मांग लो और ये वादा करो कि अब तुम ये काम फिर से नहीं करोगे, तो क्या पता हम तुम्हें माफ भी कर दें। अजय ये सब सुनते सुनते परेशान हो गया था। उसे बस किसी भी तरह अपनी फैमिली की जान बचानी थी। उसके पास अब सिर्फ 4 घंटे ही रह गए थे। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगू? माफी हमेशा गलती की मांगी जाती है और गलती मैंने की नहीं। ए लड़के, तो शांत हो जा, घड़ा मत बोल। आप लोगों के पास क्या सबूत है? किसी ने